प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सामान्य अध्ययन में साइंस के यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो परीक्षा 2025 की दृष्टि से यानी 2025 में जो परीक्षा होने वाली है, जैसे आप बात करेंगे तो पेट का एग्जाम होगा, एनटीपीसी का होगा, एनटीपीसी का होगा या एएलपी का होगा, एएलपी का होने वाला है, या किसी भी एग्जाम की परीक्षा हो, तो उन सभी परीक्षाओं में यदि साइंस के प्रश्न आने वाले हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने कुछ नंबर को पक्का करना है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है साइंस में। चलिए देखिए, पहला कह रहा मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है, मनुष्य के गुर्दे में पथरी बन जाती है। कहते भैया गुर्दा की पथरी है, आंत की पथरी है। पथरी यानी वह किस चीज की बनी होती है, यानी वो धीरे धीरे पथरी किसका रूप धारण कर लेती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का रूप धारण कर लेती है। या मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, जिसे आपको याद रखना है। अगला है रक्त 1 बिलियन है, यानी जो रक्त है, ब्लड है, जो आपका ब्लड है वो ब्लड आपका वो कैसा बिलियन है, तो आप क्या कहेंगे, एक क्षारीय बिलियन है। रक्त कैसा बिलियन है, क्षारीय बिलियन है। क्यों रक्त क्षारीय बिलियन है, क्योंकि देखिए 7 से आप देखेंगे 7 से ऊपर जाएंगे तो आपको क्षार मिलने वाला है, और 7 से नीचे आएंगे तो आपको अम्ल मिलने वाला है। अगर 7 है तो 7 उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। जैसे आप देखते हैं पानी का पीएच मान क्या होता है, 7 होता तो 7 उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है। अब देखिए अभी इधर जौनपुर साइड में चले जाएंगे तो पानी में जैसे लगता है कि अजीब तरीका स्मेल आता है, ऐसे अम्ल टाइप का लगता है। बात समझ गए ना, अम्ल यानी उसका पीएच मान गिरा हुआ होता है। अब देखो ऐसे अगर हम बात करें कि पानी का पीएच मान 7 होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। बात समझ गए। रक्त एक कोलाइड विलयन है। रक्त कैसा विलयन है, रक्त एक कोलाइड विलयन है, और रक्त क्षारीय है, और रक्त एक कोलाइड विलयन, रक्त क्षारीय है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त का अध्ययन यानी खून का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता भैया, हिमेटोलॉजी कहलाता है। हिमेटोलॉजी मतलब रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन यानी रक्त अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, किस विज्ञान के अंतर्गत, तो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान रहे यह प्रश्न अगर 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला है, वीडियो है, तो इसमें आपको 50 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस नोट किया गया है एक प्रश्न, तो इसके माध्यम से आपको 4 प्रश्न बताए गए। और मैं और भी आपको प्रश्न बता सकता हूं। जैसे पीएच मान की बात हुई तो पीएच मान के खोजकर्ता कौन है, तो पीएच मान के खोजकर्ता सोरेनसन है। पीएच मान के खोजकर्ता कौन है, सोरेनसन है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पीएच मान के खोजकर्ता कौन है, सोरेनसन है। पीएच मान 7 उदासीन होता है, 7 के नीचे अम्ल होता है, 7 के ऊपर क्षार होता है। अगर आपसे पूछे कि भैया नींबू का पीएच मान क्या होता है, तो 2.4 होता है। एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची, एगो नेबुआ, नींबू की बात करता है ना, एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची लटका ला चोटी में एक भोजपुरी गाना आया था। तो नींबू का पीएच मान क्या हो जाएगा, 2.4। अब बताइए शराब का पीएच मान क्या हो जाएगा, तो 2.8। सिरका का पीएच मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। अगर इसके बाद बात करें दूध का पीएच मान क्या होता है, तो 6.4 होता है। पानी का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4। बात समझ में आ जाएगा। और अगर बात करें मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। मानव लार का पीएच मान अगर आप देखेंगे तो
समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न में ढेर सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न, हाँ इसमें आप ये भी याद कर सकते हैं, गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नेफ्रोलॉजी। गुर्दा विज्ञानी क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? देखिए रक्त दाब मापने का यंत्र, हाँ ऐसे कहें स्फिग्नोमैनोमीटर। बीपी आप जानते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी ब्लड प्रेशर 80 से 120 ये सामान्य रेशियो है। 80 प्लस और 120, 80 प्लस और 120 डाउन, अगर ये दोनों के बीच है तो किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी सामान्य है, जिसे हम रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। और रक्तदाब मापने का यंत्र क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। बात समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? देखो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज या अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अगर मैं कहूं ब्लड ग्रुप का अध्ययन किसने खोज किया था भैया? ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। आप याद कर लो, कौन भैया? लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के खोज करता है लैंड स्टीनर, कार्ल लिखा रहता कार्ल लैंड स्टीनर। और रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करता विलियम हार्वे। बात समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर कह रहा शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। आप देखते हो डॉक्टर सुई लगाता है तो एकदम ऊपर यहीं लगा देता है। ये नीली नसों में जो आप कैसे नीली दिख रही ब्लू ब्लू है कि नहीं? कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गोरा होता है, गोरा चिट्टा होता है, तो उसकी नसें एकदम ब्लू नीली दिखाई देती हैं। तो इन्हीं नसों में डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है। तो इंजेक्शन लगाता है इसमें, तो इसके माध्यम से रक्त हृदय में पहुंचता है। यानी जो इंजेक्शन रक्त के माध्यम से इंजेक्शन हृदय में पहुंचता है और हृदय से पूरे शरीर में फैलता है। अब देखो सवाल क्या है, आपको पता होगा डॉक्टर सुई कहाँ लगाता है? ये बताओ, सीरा में लगाता है कि धमनी में लगाता है? तो आप बताओगे सीरा में लगाता है। डॉक्टर सुई यानी इंजेक्शन कहाँ लगाता है भैया? सीरा में। अब देखो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? सीरा कहलाती है। मैं आपको बताऊं सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता भैया? अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनियों में क्या भैया? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। बात समझ गए ना? लेकिन एक सवाल और यही बनता है, एक सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? वह कौन सी सिरा है? शुद्ध अपवाद के रूप में अगर हम बात करें अपवाद, तो भैया एक ऐसा है फुफ्फुस। आप ऐसे कह सकते हैं फुफ्फुस है। बात समझ रहे हैं? फुफ्फुस सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है। बात समझ रहे हैं ना? शुद्ध रक्त बहता है। और अगर हम बात करें फुफ्फुस धमनी में बात समझ रहे हैं? धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। एकदम उल्टा है, ध्यान दीजिए, अशुद्ध रक्त बहता है। अच्छा बताओ, धमनियां ऊपर दिखाई देती हैं कि सिरा? ऊपर सिरा, धमनियां अंदर होती हैं। धमनी अंदर होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में, अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम कौन करता है? सिरा। और हृदय से शरीर के विभिन्न जगहों तक रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? धमनी। और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं एक प्रश्न से ढेर सारे प्रश्न आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न हो तो एक ही प्रश्न। हो सकता है किसी एक प्रश्न में एक ही प्रश्न बताया जाए। जैसे हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने का वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी। मैंने अभी आपको बताया धमनी या धमनी। चलिए, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो भैया शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा ही होता है। रक्त के द्वारा ही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि पित्त होता है। पित्त किस रंग का होता है भैया? हल्का पीला और हरे रंग का क्षारीय द्रव है।
पित्त पित्त किस प्रकार का होता है? पीला हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है। अगर ये क्षार है तो 7+ होगा इसका पीएच मान। देखो पित्त यानी बाइल जूस का पीएच मान क्या होता है भैया? 7.7 होता है। सामान्यतः 7.5 से 8.05 के बीच होता है। कौन? बाइल जूस यानी पित्त रस। पित्त रस का पीएच मान 7.7 होता है, इसीलिए यह क्या है? क्षारीय है। और पीएच मान के खोजकर्ता अभी मैंने बताया कौन है भैया? सोरेनसन है। बात समझ रहे हैं ना? सोरेनसन है, इसे आप याद रखो। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पित्त स्रावित होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जिसे आपको याद रखना। पित्त स्रावित होता है तो भैया यकृत द्वारा होता है। पित्त स्रावित होता किसके द्वारा? यकृत के द्वारा स्रावित होता है। और यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, ये भविष्य के लिए भंडारित रखता है किसे भैया? यकृत में क्या चीज भंडारित होता है? आप देखिए विटामिन ए। कहते हैं भैया मछली खाओ। कभी कभी जब कोई व्यक्ति परेशान होता है जिसके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कहता है मछली खाओ, मछली, यकृत खाओ, गुर्दा ऐसे को यकृत खाओ, आदि सारी चीजें, लीवर खाओ, है कि नहीं? लीवर आप देखते हैं ऐसे रेड रेड होता है कि नहीं होता है? रेड रेड लीवर होता, कहते हैं लीवर खाओ। बात समझ रहे हैं? मुर्गा का या मुर्गे का या फिर मछली का, आदि सारी चीजें लीवर। विटामिन ए क्या करता है? भंडारित रखता है। लीवर क्या करता है? भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित करता है। अब विटामिन ए की बात हो गई तो मैं आपको विटामिन ए से बात करूं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो बताएंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। क्या भैया? रतौंधी है। रतौंधी है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। बात समझ गए ना? बेरी है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? सूखा रोग है। अगर बात करें विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग तो बांझपन है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है? खून का थक्का ना बनना। भाई बात समझ रहे हैं? खून का थक्का ना बनना, आदि सारी चीजें नहीं बनता है, विटामिन के की कमी हो जाती है। विटामिन ए बांझपन, विटामिन डी सूखा रोग, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी रोग, सी से स्कर्वी, आदि सारे रोग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पित्त जमा होता है कहां पर? भैया पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होगा? पित्ताशय में जमा होगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग। फोनोफोबिया सुना है आपने? फोनोफोबिया नहीं सुना है? अभी देखो, आपको अगर एकाएक नींद खुल जाए रात में और मोबाइल आपके पास से थोड़ी दूर हो तो अच्छा ये बताओ, आदमी कोई भी व्यक्ति रात में सोकर उठता है सबसे पहले मोबाइल ही अपना खोजता है, या फिर अभी देखो आप मार्केट में खड़े हैं, किसी व्यक्ति की घंटी बज गई मोबाइल की, फोन की, आप अपना खोजने लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो इसी को हम कहते हैं फोनोफोबिया कहते हैं। फोनोफोबिया, समझ गए ना? मतलब दूसरे व्यक्ति का फोन बज रहा है और आपको लग रहा है कि आपका फोन बज रहा है। आप अपने वाले मोबाइल को खोलकर या स्पर्श करके पता करते हैं कहीं मेरा तो नहीं बज रहा है। इसी को हम फोनोफोबिया कहते हैं। और यहाँ दिया हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर लगना, पानी को देखकर भी डर लग जाना कि भैया पानी है, काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फोनोफोबिया किस कंडीशन में होता है? कुत्ते के काटने से तो रेबीज होता है, लेकिन ध्यान रहे कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया भी होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगना। बात समझ गए ना? ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ये मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। कुत्ते के काटने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है और पानी को देखने से डर लग जाता है। बात समझ गए ना? ये हो गया हाइड्रोफोबिया। फोनोफोबिया आप समझ गए हो तो लाइक कर दें और फोनोफोबिया के लिए एक कमेंट जरूर कर दें। फोनोफोबिया किसे कहा जाता है भैया? एकाएक मोबाइल को देखना, किसी दूसरे का बजकर दूसरे का देख
अगला देखिए हाइड्रोफोबिया रोग होता है, किसके द्वारा होता है भैया? हाइड्रोफोबिया विषाणुओं के द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणुओं के द्वारा। और विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, याद हो जाना चाहिए। वायरोलॉजी क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, ये बात आपको समझ में आ जाएगा। अब बताओ डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है? झाड़ियों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है, आदि सारी चीजें। बात समझ में आ जाएगा। चलिए आंटोमालॉजी, आंटोमालॉजी क्या कहलाता है? तो नाम का अध्ययन, आंटोमालॉजी, आंटोमालॉजी नाम का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। चलिए आइए, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है, जो जंतुओं में होता है फूट एंड माउथ रोग, यानी पैर जो है सड़ने लगता है, वो किस कारण होता है? तो विषाणुओं के कारण होता है, ये बात आप समझ जाएंगे। अच्छा, जंतु जब जुगाली करते हैं, चौपाया जब जुगाली करते हैं जैसे गाय और भैंस, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं या कौन सी गैस बनती है? तो भैया मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। जंतु जब जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस का निर्माण करते हैं? तो भैया मीथेन गैस का। अच्छा, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। देखो यहाँ पर दिया भी गया है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और डेंड्रोलॉजी कहलाता है झाड़ियों का अध्ययन, और ओडोंटोलॉजी कहलाता है हड्डियों का, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। बात समझ गए ना। अब देखो, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है, किसकी भैया? सेलुलोज की बनी होती है। जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो भैया ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, किस में होता है? ठोस में। ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोस में होता है, और वायु में गैसों का मिश्रण पाया जाता है। वायु में क्या पाया जाता है भैया? गैसों का मिश्रण पाया जाता है। आप देखोगे वायु में O2 ऑक्सीजन होता है, N2 होता है नाइट्रोजन होता है, और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और कुछ अक्रिय गैसें भी होती हैं, अक्रिय गैसें। अब ऑक्सीजन समथिंग 20.75% या सीधे मैं कह सकता हूं 21% होता है। वायुमंडल में जो गैस है, वायु में गैसों का मिश्रण है, वो गैसों के मिश्रण में ऑक्सीजन कितना होता है? यानी समथिंग 21% होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78% होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 0.003% होता है, 0.03% होता है CO2, और अक्रिय गैस समथिंग 1% के लगभग होती है, इसमें मिलाकर और भी सारी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन कितना विद्यमान है वायुमंडल में? तो 21%, और हम ऑक्सीजन के रूप में कितना लेते हैं? 21%, लेकिन छोड़ते कितना है? 17% छोड़ते हैं। कुछ ऑक्सीजन हमारे रक्त के माध्यम से शरीर को क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जड़ों का रूपांतर आपको बताना है, मतलब वह कौन सी जड़ें हैं जो रूपांतरित हो जाती हैं, जो खाने योग्य हो जाती हैं? तो भैया ऐसी जड़ें जो नोकीली हों और जमीन में ऐसे धंसी हुई हों, ऐसी जड़ें जो जमीन में, ऐसी खाने योग्य पेड़ पौधे जो जमीन में धंसी होती हैं, वो जड़ कहलाती हैं। बात समझ रहे हैं? वे जड़ें कहलाती हैं। जैसे आप मूली गाजर ले लें, मूली और गाजर जमीन में ऐसे लंबी सी नोकीली सी धंसी होती हैं, जो वो जड़ें तो हैं लेकिन उन्हें खाया जाता है, यानी वो क्या है भैया? खाने योग्य भाग है, जो जैसे मूली और गाजर। देखिए प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का मात्रक कौन है? प्रकाश वर्ष। अब की बार आपके एलपी में पूछा था ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। बहुत आसान सवाल पूछा जाता है, बस आपको याद रखना है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडल होता है, कैंडेला होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है। अगर बताएंगे दूरी मापने की सबसे
बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। ध्वनिक तीव्रता की इकाई है, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। डेसिबल यानी जो ध्वनि की तीव्रता होती है, जैसे हम आप सभी बातचीत करते हैं यानी फुसफुसाहट करके आदि सारी चीजें, तो हम 30 से 40 डेसिबल के अंदर बातचीत करते हैं। हम आप सभी 30 से 40 डेसिबल के अंदर बातचीत कर सकते हैं। ट्रक के हार्न के आदि सारी डीजे आदि सारे के आवाज जो होते हैं वो 80 से 100 के बीच में होते हैं। वायुयान 90 से 110 के बीच में होते हैं, वायुयान के आवाज आदि सारी चीजें। तो देखें, मैंने आपको साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करवाया है, और ये 25 प्रश्न नहीं, लगभग 50 प्रश्न को मैंने हल करवाया है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा आशा करते हैं। और इसके बाद मैं आपको 2 प्रश्न देने वाला हूं, और जिस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। पहला प्रश्न है, वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ये आपको ये बताना है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कर, या रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है, या खोज किसने किया है, आप सीधे बताओगे। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया है, आपको ये बताना है। तो CO2 की मात्रा बताओ वायु में, और रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता किसने हैं, कौन है, ये 2 उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। तभी हमें आप पता चलेगा, और हमें पूरा ऐसे कहें कि हमें एक आत्मबल मिलने वाला है। अगर आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी देंगे तो हमारा पढ़ाना सार्थक होगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप उसका फायदा पूरा लो और अपने एग्जाम को क्रैक करो और सफल हो जाओ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल यानी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा अगला वीडियो जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।